हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवांश। हम लोग आज क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जैसे क्लास 6 की आपने साइंस की बुक में आपने पढ़ रखा था कैसे फूड जो है वो इसेंशियल होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और जो आपके फूड के कंपोनेंट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, और यही हम लोग की बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रो करने में, मेंटेन करने में नेसेसरी भी होते हैं। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आपके, उन सभी को फूड चाहिए होता है अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, डेली एक्टिविटीज़ को करने के लिए उनको फूड चाहिए होता है। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद से बना सकते हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन जो जानवर होते हैं और हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। अब हम लोगों का जैसे हम लोगों से मतलब ये नहीं कि जैसे अगर हम लोग किचन में जाके खाना बना रहे हैं तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि प्लांट्स जो है वो खुद का खाना खुद से ही बनाते हैं। डिफरेंट चीज़ों को सराउंडिंग से अपने लेके खुद से अपना खाना बना रहे हैं। हम लोग प्लांट से जो बेस्ड प्रोडक्ट है या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है उसको यूज़ करके हम लोग खाली कुक कर रहे हैं। हम लोग उसको बना नहीं रहे हैं, उसको खाली कुक कर रहे हैं हम लोग। अब कुछ लोग जैसे जानवरों को खाते होंगे, नॉनवेज टाइप के, नॉनवेज जो लोग खाते होंगे, चिकन को जैसे खाते हैं, तो चिकन किस चीज़ को खाता होगा? चिकन भी किसी प्लांट प्रोडक्ट को ही खाता होगा। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें तो सभी लोग, जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, सभी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही निर्भर करते हैं, क्योंकि प्लांट्स ही एक ऐसी बॉडी होते हैं जो अपना खाना खुद से बना रहे होते हैं। अब बूझो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खाना बनाते कैसे हैं, तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो प्लांट्स ही ऐसे खाली ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट पानी को लेके, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके और मिनरल्स को लेके, इन सभी चीज़ों को लेके, इन सभी न्यूट्रिएंट्स को लेके वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं अपनी सराउंडिंग से लेके। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स थे यही अपनी बॉडी को, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसको बिल्ड करने में या उसको ग्रो करने में, या उसके जो किसी पार्ट में अगर कोई डैमेज हो गया है उसको रिपेयर करने में, उसकी एनर्जी कहाँ से मिल पाती है? वो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के द्वारा मिल पाती है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, तो ये जो मोड था जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद से बना पा रहे थे उसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से, ट्रोफोज मतलब नॉरिशमेंट, खुद से जो अपना नॉरिशमेंट कर पाएँ उसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और प्लांट्स ये कर पा रहे थे तो इसलिए उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कह देते हैं। खुद से अपना खाना बना पाते हैं इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स हो गए। और बाकी जो एनिमल्स हो गए या अदर ऑर्गेनिज्म जितने भी हो गए जो खाने के लिए अपने प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, उनको हम लोग हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रो मतलब अदर होता है, हेट्रोज मतलब, ठीक है, तो उनको हम लोग हेट्रोट्रॉप्स कह देते हैं। फिर पहली जानना चाहती है कि हम लोगों की बॉडी खाना, जैसे प्लांट्स अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को यूज़ करके बना पा रहे थे, वैसे हम लोगों की बॉडी क्यों नहीं बना सकती है? तो इस सवाल का जवाब भी आपको इस चैप्टर में आगे मिलेगा। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो जो खाना बनता है प्लांट्स में तो कहीं ना कहीं तो वो बन रहा होता है, तो वो फूड फैक्ट्रीज अगर कही जाएँ अगर, तो वो कहाँ पे होती हैं प्लांट्स में? वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स, क्या वो सभी पार्ट्स में प्लांट के बनता है या किसी सिंगल सर्टेन पार्ट में बनता है? और जो रॉ मटेरियल्स हैं प्लांट्स जो गेन कर रहे हैं वो कहाँ से, वो अपनी सराउंडिंग से किस तरह से उसको गेन कर पा रहे हैं? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब ये जो जितने भी उन्होंने न्यूट्रिएंट्स ले रखे हैं बाकी जगहों से अपनी सराउंडिंग से, वो कैसे अपना भेज पा रहे हैं उस फूड फैक्ट्री तक जहाँ पे खाना बनना है बेसिकली। तो आप लोगों ने क्लास 6 में जैसे पढ़ रखा था कि जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट्स में उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं। और जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स में उसको हम लोग लीव्स कहते हैं। लीव्स में ही, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में लीव्स ही फूड फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे उनका खाना प्रिपेयर होता है। इसीलिए जितना भी रॉ मटेरियल होता है, जो भी कहीं रूट से आ रहा है या सराउंडिंग से आ रहा है, उसके एटमॉस्फेयर से आ रहा है, सभी चीज़ को उसकी लीव्स तक पहुंचना जरूरी होता है। उसकी फूड फैक्ट्री वही है, वहीं खाना बनना है। तो सारा मटेरियल, जैसे आपको किचन में अपने खाना बनाना है तो सारा जितना भी प्रोडक्ट होगा जो आप उसमें डालोगे वो सभी चीज़ आपके पास होना जरूरी है ना, तभी तो आप बना पाओगे। तो इसलिए लीफ वहाँ पे, जैसे हम लोगों का काम लीफ कर रही है वहाँ पे खाना बनाने का, तो लीफ तक सारा इंग्रेडिएंट सारे जो है पहुँचने चाहिए। तो इसलिए रॉ मटेरियल्स जो है उसके पास बहुत ज़रूरी है पहुँचना।
तो इनमें से वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से रूट्स, उसकी जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब करके और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एयर में प्रेजेंट होती है, उसको लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं टाइनी पोर्स, जिसके थ्रू वो लीव्स में पहुंच पाती हैं। और ये जो लीव्स पे जो पोर्स प्रेजेंट हैं इनको इनके अगल बगल गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इन जो पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। तो हम लोग एक स्टोमा का फिगर देखते हैं। स्टोमेटा मतलब प्लूरल, कई सारे प्रेजेंट होंगे, इसलिए उसको स्टोमेटा कह दिया हम लोगों ने। जब सिंगुलर वे में हम लोग यूज़ करेंगे उसको, तो उसको हम लोग स्टोमा कहेंगे। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट है, जैसे ये लीफ ले ली, इसका एक पार्ट को हम लोग ब्रॉड करके अगर देखेंगे तो एक सिंगल अगर स्टोमा का हम लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये स्टोमेटल ओपनिंग है, यहाँ पे ये पोर ओपनड है, ठीक है। और इसके अगल बगल ये गार्ड सेल प्रेजेंट है, ठीक। तो इसी को हम लोग स्टोमा कह देते हैं। और ये बहुत सारे होंगे तो इसलिए स्टोमेटा कह देते हैं। हम लोग सेल्स के बारे में एक बार देख लेते हैं कि जैसे आपने बिल्डिंग्स को देखा होगा, वो किस चीज़ से बनी होती है, ब्रिक्स से बनी होती हैं। तो उनका सिंगुलर यूनिट अगर देखेंगे तो क्या होती है, वो उनकी बिल्डिंग की सिंगुलर यूनिट अगर हम देखेंगे तो ब्रिक्स के थ्रू बनी हुई हैं, तो ब्रिक्स हो गए। वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जितने भी, उनकी बॉडी किस चीज़ से बनी होती है, टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो उनकी बॉडी जो है सेल्स से बनी होती है, बहुत छोटी छोटी सेल्स से बनी होती है। बहुत जैसे हम लोग की बॉडी है, कोई ऑर्गन बना हुआ है, वो किस चीज़ से बना हुआ है, बहुत सारी सेल्स को मिला के हम लोगों का कोई टिश्यू बनी होगी, फिर टिश्यूज से बहुत सारी टिश्यूज़ को मिला के हम लोग का कोई ऑर्गन बना होगा, उससे हम लोग की बॉडी फॉर्म हुई होगी। अब ये जो सेल्स हैं वो इतनी छोटी होती हैं कि वो अपनी नेकेड आइज से हम लोग नहीं देख सकते, उनको हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी सिंगल सेल से ही बनी होते हैं। हम लोग जैसे बहुत सारी सेल्स को मिला के बने हुए हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं। तो आगे की क्लासेस में आप देखोगे कि यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, ये सब चीज़ें भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बॉडी कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल होती है वो यहाँ पे देखिए आप फिगर में, एक थिन आउटर बॉडी जो कवरिंग है इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं। ये जो बाहर पोर्शन जिससे ये कवर्ड है आपकी सेल, ये एक सिंगल अगर देखें तो ये एक सेल है, ये आपका कुछ इस तरह से कवर्ड है। फिर इसके बीच में आप ये जो देख पा रहे हैं ये सब चीज़ें, इसको हम लोग न्यूक्लियस कह देते हैं। ये सब यहाँ पे सभी सेल्स में न्यूक्लियस कहीं बीच में प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के अगल बगल जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कह देते हैं, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से अपनी सेल थी। फिर बूझो जानना चाह रहा है कि वाटर और मिनरल्स जो हैं, जो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं, वो लीव्स तक कैसे पहुंचती हैं। तो जितना भी पानी हो गया और मिनरल्स हो गया जो रूट्स के थ्रू प्लांट्स की लीव्स तक पहुंच पा रहा है, वो उनमें प्रेजेंट वेसल्स के थ्रू पहुंचता है। वो लगातार कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रहता है जिसमें पानी और मिनरल्स जो रूट्स के थ्रू जा रहे हैं वो प्लांट की स्टेम्स में और ब्रांचेस में, इन सब जगहों पे वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू लगातार ये सब मिनरल्स उसको और वाटर उसको मिल पाता है। अब इन मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आप चैप्टर 7 में और अच्छे से पढ़ोगे। फिर पहली जानना चाहती है कि ऐसा क्या है प्लांट की लीव्स में जो बाकी पार्ट्स में प्लांट के नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद से वो प्लांट के लिए खाना बना पा रही है, बाकी पार्ट्स नहीं बना पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा उसमें ज़रूर प्लांट की लीव में प्रेजेंट होगा जिसके थ्रू वो खाना बना पा रही है, जिसके थ्रू उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पा रही है। तो उसको हम लोग देखते हैं। लीव्स में जो है आपके ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। यही जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है अपना क्लोरोफिल है, इसी की हेल्प से वो सनलाइट जो हम लोग देखते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कितना जरूरी होती है सनलाइट, तो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने का काम यही क्लोरोफिल आपका करता है। फिर ये एनर्जी जो होती है वो लीव्स यूज़ करके अपना खाना बनाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके साथ में। और ये जो प्रोसेस है आपकी हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए हम लोग इसको फोटोसिंथेसिस कह देते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन। तो लाइट की प्रेजेंस में वाटर और जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड को और डिफरेंट मिनरल्स को यूज़ करके जो कॉम्बिनेशन करके फूड बनाया जा रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कह देते हैं। अब ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है यही अपनी अर्थ पे एक बहुत यूनिक प्रोसेस है जिसके थ्रू लाइफ अपने अर्थ पे अवेलेबल है। और जो सोलर एनर्जी है उसको किस तरह से लीव्स जो है कैप्चर करके फूड के फॉर्म में स्टोर कर रही हैं अपने प्लांट्स में। तो कुछ इस तरह से जो सन होता है वो
अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का। तो सूर्य जो सन से एनर्जी निकली वो प्लांट्स ने कैप्चर करके अपने फूड को बनाने में उसको यूज़ किया, ठीक है, तो उससे उनका फूड बन गया। और वही फूड जो है प्लांट बेस्ड हो या कोई एनिमल उसको खा रहा हो, उसको हम लोग खा रहे हो, तो इस तरह से सब पूरी हर ट्रॉफिक लेवल तक जो ये एनर्जी है इस तरह से फ्लो कर जाती है। सभी लोगों को एनर्जी कहाँ से मिल रही होती है, तो उसका अल्टीमेट सोर्स अगर हम लोग पूछेंगे तो वो सन होता है। तो सन के थ्रू कुछ इस तरह से प्लांट्स और इस तरह से इनडायरेक्टली वे में हम लोगों तक एनर्जी मिल पाती है। अब अगर ये सूरज ना होता तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना होती, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना होती तो हम लोगों तक एनर्जी ना मिलती और हम लोग जीवित नहीं रह सकते थे। तो लाइफ है अपनी अर्थ पे वो भी प्रेजेंट ना होती। तो इसलिए ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है, और इसके थ्रू जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे अपनी एनर्जी फ्लो कर रही है वो उसका फ्लो होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू हम लोग को फूड प्लांट से अवेलेबल करा पा रहे थे, वो तो फूड तो एक तरह से आप लोगों को अवेलेबल हो गया। बाकी जो ऑक्सीजन होती है आपकी एटमॉस्फेयर में वो भी तो एसेंशियल होती है आपकी सर्वाइवल के लिए। वो कहाँ से मिलती है? वो भी आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रिलीज होती है, जिसकी वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं। तो हम लोग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देख लेते हैं एक बार, उसकी इक्वेशन क्या होती है। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, इन दो चीज़ को प्लांट्स लेते हैं और मिनरल्स को लेते हैं रूट्स के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू लेते हैं वो लीव्स से। इसको लेके सनलाइट की प्रेजेंस में, उनकी लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो जहाँ जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहाँ पे आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाएगी, क्योंकि वही आपकी सोलर एनर्जी को गेन कर पाएगा। तो सनलाइट की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके आपके प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को बनाते हैं, ये उनके प्रोडक्ट हो गए। तो कुछ इस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट्स में। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, लीव्स के अलावा भी अगर हम लोग देखें तो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट के कई सारे पार्ट्स में। जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे स्टेम्स हो गई उसकी ग्रीन, या ग्रीन ब्रांचेस हो गई, उनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये कहाँ होती हैं? जैसे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जो हम लोगों ने कैक्टस वगैरह देखे थे, उनमें क्या होता है कि उनकी लीव्स होती हैं वो स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं, कांटे नुमा होती हैं, जिसमें उनकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिससे वो जो उनका पानी का लॉस था, जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपने वाटर को लॉस करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसको कम करने के लिए इनकी जो लीव्स होती हैं वो कांटे नुमा हो जाती हैं। सरफेस एरिया कम हो जाएगा और उनका पानी कम से कम जाएगा। इसलिए डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो उनमें कांटे नुमा पत्तियाँ होती हैं और उसी में उनकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया एक डायग्राम दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस का। ये लाइट एनर्जी आपकी सोलर, ये सन से आपको लाइट एनर्जी मिल रही है, फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये पत्ती ले रही है और नीचे ऑक्सीजन को छोड़ रही है। ठीक है, जब फूड इनका प्रिपेयर हो जाएगा तो ऑक्सीजन को छोड़ेगी। यहाँ पे लाइट मिली, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, रूट से इसको वाटर और मिनरल्स मिल गए यहाँ से, और क्लोरोफिल है ही है आपकी पत्तियों में, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी और फूड इस प्लांट में स्टोर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन तो रिलीज हो गई आपके एटमॉस्फेयर में। अब आप लेकिन कैसे ये चीज़ जानोगे कि आपके प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई थी? तो जो स्टार्च अगर उसके पार्ट्स में, प्लांट के कहीं किसी पार्ट में अगर स्टार्च की प्रेजेंस है, जैसे आप लोगों ने देखा था ना क्लास 6 में, किस तरह से हम लोग स्टार्च को ढूंढ रहे थे प्लांट में, किसी टेस्ट के थ्रू हम लोग देख रहे थे ना कि अगर प्लांट में कोई अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रखी है। स्टार्च जो होता है वो आपका होता क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और शुगर्स होते हैं आपके, और कार्बोहाइड्रेट होता क्या है आपका, आपने पढ़ा था कि वो एनर्जी गिविंग आपका कंपोनेंट होता है फूड का। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए या फैट्स हो गए, ये सब आपके एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। तो स्टार्च जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है। अब बूझों ने अलग अलग कलर की पत्तियां भी देख रखी हैं, जैसे डीप रेड देख रखी है, वायलेट कलर की देख रखी है, या ब्राउन कलर की लीव्स उसने देख रखी हैं। तो वो ये सोचता है कि क्या ग्रीन लीव्स ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकती हैं, या इन सब पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है? इसको जानने के लिए हम लोग आगे एक्टिविटी करते हैं। अब आपको 2 प्लांट्स ले लेने हैं, किसी उसमें गमले में लगे हुए आपको 2 प्लांट्स ले लेने हैं। अब वो जो प्लांट्स होंगे आपके, वो आप कुछ इस तरह की जो पत्तियों वाले प्लांट्स होते हैं, अगर उनको ले लेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि इन पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होती है या नहीं होती है। तो कुछ इस तरह की पत्तियों वाले आपको 2 प्लांट्स ले लेने हैं, सिमिलर एक जैसे हों सॉरी किसी एक को आपको
सनलाइट में रख देना है और किसी एक को आप जो है किसी डार्क रूम में रख दोगे। फिर कुछ दिनों बाद आप 3-4 दिन के बाद उस पर आयोडीन टेस्ट को परफॉर्म करोगे, जैसे आपने क्लास 6 में किया था। तो आयोडीन टेस्ट को अगर आप परफॉर्म करोगे तो उसमें पता चल पाएगा कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जो स्टार्च है आपका वो प्रेजेंट है, या उसके किसी पार्ट में प्लांट के प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो इसके थ्रू आपको पता चल पाएगा कि जो ये लीव्स होती हैं इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे मिल जाएगा देखने को। इनमें बेसिकली होता क्या है कि जो अपना ग्रीन क्लोरोफिल होता है उसको जो लार्ज अमाउंट के रेड या ब्राउन या अदर पिगमेंट्स जो होते हैं किसी लीफ में प्रेजेंट होते हैं, वो इस ग्रीन कलर को मास्क कर देते हैं, ऊपर इसके आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं पड़ता है और वो रंग में दूसरे तरीके से दिखाई पड़ता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इन सभी में भी होती है। ठीक, अब आपने कई बार तालाब वगैरह में, कहीं अगर आप लोगों ने गांव में कभी विजिट किया हो तो आपने देखा होगा तालाबों में बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर की कुछ आपको काई नुमा दिखाई पड़ती है, उस पर बहुत गंदगी से आपको दिखाई पड़ता है कि बहुत ग्रीन कलर का, लेकिन वो दिखाई होता है। तो होता क्या है, वो एल्गी होते हैं। ठीक है, वो तालाब में या जो लेक है आपकी, वहाँ पे आपको जो जहाँ भी स्टैग्नेंट वाटर है, जहाँ पे वाटर फ्लोइंग नहीं है, वहाँ पे एल्गी प्रेजेंट होते हैं। अब ये ग्रीन आपको क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसका मतलब उनमें फोटोसिंथेसिस भी होता है। तो जो एल्गी होते हैं वो भी अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। अब हम लोग सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट से अलग जो फूड होता है प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, उसका सिंथेसिस कैसे होता है, वो कैसे बनता है, वो हम लोग देखेंगे। आप लोगों ने अभी देखा कैसे कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे थे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। तो जो कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट्स थे वो क्या क्या थे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके थ्रू आपके कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे थे। अब इनको यूज़ करके जो फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स और अदर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स और फूड फैट्स, ये सब बनते हैं। फिर आपने देखा होगा कि प्रोटीन्स जो होते हैं, आप लोग अगर देखें तो प्रोटीन्स बने होते हैं अपने आपके अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से। तो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये नाइट्रोजन, अब आप बताइए कि कहाँ से आ रहा होगा? आपने नाइट्रोजन तो कहीं देखा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड देखा था, मिनरल्स में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन जरूर प्रेजेंट रहा होगा, जो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होकर आ रहे थे। तो ये नाइट्रोजन इसको मिल कहाँ से रहा था इस प्लांट को? अब अगर आप क्लास 6 का याद करें तो आपने एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट एयर के कंपोनेंट्स पढ़े थे, उसमें देखा था कि नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट होता है आपकी एयर में, सबसे ज़्यादा अमाउंट नाइट्रोजन की होती है। तो वो बहुत ज़्यादा एबंडेंस में आपके अवेलेबल है आपके एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो डायरेक्टली प्लांट्स उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए उसमें उसकी सॉइल जो होती है जिसमें प्लांट्स लगे होते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज कहते हैं। ठीक है, या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज, अलग अलग इस तरह के कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो आपके सॉइल में, वो प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। वो सॉइल में कुछ इस तरह से उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में, या आपके अमोनिया के फॉर्म में आप उसको जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसको जैसे पानी को एब्जॉर्ब कर रही थी उसकी रूट्स, उसी तरह से इन मिनरल्स को भी वो रूट्स उसके प्लांट के एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचा देते हैं और वहाँ से फूड उसका बन जाता है। अब अगर फिर भी उसकी फुलफिलमेंट नहीं हो पाती तो हम लोग कई बार देखा होगा फार्मर्स को, अपने वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं अपने सॉइल में, जिसके थ्रू भी प्लांट्स की न्यूट्रिशनल नीड्स फुलफिल होती हैं। अब यहाँ से प्लांट्स जो है वो अपने प्रोटीन्स को और विटामिन्स को बना सकते हैं। अब आपने ये एक सिंगल मोड तो देख लिया आपने, प्लांट्स में किस तरह से उसको न्यूट्रिशन मिल पा रहा था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो कोई अदर भी क्या कोई मोड होता है प्लांट्स में न्यूट्रिशन का? तो हम लोग देखेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं होता है, जो आपकी सोलर एनर्जी को कैप्चर कर रहा था, ग्रीन कलर का पिगमेंट उसमें प्रेजेंट था, तो वो होता ही नहीं है कई प्लांट्स में। तो उनमें किस तरह से फोटोसिंथेसिस हो पाता होगा, या वो कैसे अपना फूड बना पाते होंगे? तो उनमें फूड बन ही नहीं पाता है दरअसल, क्योंकि उनमें ये क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी नहीं, तो वो खुद का फूड बना नहीं पाएंगे, वो ऑटोट्रॉप्स नहीं होंगे, वो हेट्रोट्रॉप्स ही वो भी होंगे। ठीक है, तो वो हेट्रोट्रॉफिक मोड यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन का। वो जैसे हम लोग एनिमल्स हो गए या ह्यूमंस हो गए, जैसे हम लोग अपने खाने के लिए प्लांट्स पे निर्भर करते हैं, वैसे ही ये सभी जो प्लांट्स होते हैं जो जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है,
वो भी प्लांट्स पे ही बेस्ड होते हैं उनके फूड के लिए। अब आप यहाँ पे एक फिगर देखिए, ये अमर बेल का एक फिगर है, कस्कुटा भी कहते हैं इसको हम लोग, ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कस्कुटा रियलिटी में एक पैरासाइट होता है। ये जो जिस प्लांट पे ये चढ़ा हुआ है इसको होस्ट की तरह यूज़ करता है, इससे ये अपना न्यूट्रिशन गेन करता है, यहाँ से अपना फूड इसको मिलता है और इसी के ऊपर ये इसकी लाइफ साइकिल चलती है। ठीक है, ये प्रॉपरली एक पैरासाइट होता है, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर। अब ये जो जितने भी पैरासाइट्स होते हैं, जो पैरासाइट प्लांट्स होते हैं, ये किसी ना किसी होस्ट प्लांट के ऊपर चढ़ते हैं और वहीं से अपना फूड गेन करते हैं, अपने न्यूट्रिशन जो भी उनको अपनी न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट के लिए फूड चाहिए होता है वो उसी प्लांट से, होस्ट से अपने गेन करते हैं। अब क्योंकि ये जो जिस होस्ट पे ये चढ़ के वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उसके वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को वो पैरासाइट्स ले रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर, पैरासाइट। ओके, अब क्या हम लोग भी, जो हम लोग ह्यूमंस हैं या कोई जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, वो भी क्या पैरासाइट्स ही कहलाएंगे? क्योंकि हम लोग भी तो निर्भर कर रहे हैं ना प्लांट्स के ऊपर, उसके फूड के लिए, उससे हम लोगों को फूड गेन हो पा रहा है, उससे एनर्जी मिल पा रही, तो क्या हम लोग भी पैरासाइट्स हुए? आप लोग इस चीज़ को सोचिए। तो रियलिटी में हम लोग पैरासाइट्स नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग प्लांट्स पे हम लोग पूरी तरीके से निर्भर नहीं कर रहे हैं कि उन्हीं के ऊपर रह रहे हों या जो है वही हम लोगों को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हो। तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो किसी होस्ट पे प्रॉपरली डिपेंडेंट होते हैं, उसी से उनको शेल्टर मिलता है, उसी से उन लोगों को फूड उनका मिलता है, सभी चीज़ उसी प्लांट से वो गेन कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल ही उसी पे चल रही होती है। ऐसा नहीं, हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस पर डिपेंड करते हैं। हम लोग प्लांट्स को हम लोग ग्रो भी करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रॉपरली खाली प्लांट्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग पैरासाइट्स नहीं कहलाएंगे। फिर पहेली जानना चाह रही है, मॉस्किटोज़ होते हैं, बेडबग्स होते हैं, या लाइस होती है, या लीचेस होते हैं, ये अपना ब्लड सक करते हैं, तो क्या इनको भी पैरासाइट्स कहा जाएगा? तो हाँ, ये प्रॉपरली हम ही लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए इनको हम लोग पैरासाइट्स कह सकते हैं। अब क्या आपने कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ा है या सुना है जो एनिमल्स को भी खा सकते हों? तो कुछ इस तरह के भी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके खा लेते हैं और उनको पचा लेते हैं, ठीक है। तो जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन भी हो सकते हैं या किसी और भी कलर के हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बेसिकली इस तरह के कुछ आपके पिचर के प्लांट्स होते हैं। पिचर प्लांट्स जो होते हैं वो उनको इंसेक्टिवोरस कहते हैं, क्योंकि वो लोग इंसेक्ट्स को खा के उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, अपनी न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट को वो लोग इंसेक्ट्स के थ्रू भी फुलफिल करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कुछ इस तरह से, ये देखिए, ये इसकी लीफ है, इसमें इसका मॉडिफाइड पार्ट इस तरह से कुछ निकला हुआ है, ठीक है, जो पिचर लाइक स्ट्रक्चर है, जो जग लाइक स्ट्रक्चर इसमें निकला हुआ है, ये देखिए, ये इसका मॉडिफाइड पार्ट है लीफ का। इसमें होता क्या है कि अंदर इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं नीचे की साइड में अंदर। तो जब जैसे ही इंसेक्ट कोई इसके अंदर आके यहाँ पे बैठता है, यहाँ पे इस हेयर्स में वो फंस जाता है, फिर नीचे की ओर, क्योंकि स्लिपरी होती है अंदर से, पूरी सरफेस इसकी स्लिपरी होती है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है ये पूरा सेक्रेट होता है यहाँ पे, तो ये स्लिपरी होता है काफ़ी। फिर वो इंसेक्ट इसमें फिसलने लग जाता है और ये जो लिड होती है, लिड नुमा इसमें जो बना हुआ है, ये क्लोज हो जाता है। इस तरह से जो इंसेक्ट होता है इसमें ट्रैप हो जाता है और इसके जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो इतने हार्ड होते हैं कि उसको पचा लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से ये प्लांट्स भी एनिमल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इन सबको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। अब ये जो प्लांट्स हैं ये इंसेक्ट्स को खा क्यों रहे हैं? ऐसा क्या है? क्या उनकी न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं जिसकी वजह से इसको ले रहे हैं? कुछ तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से इनको जो है इंसेक्ट को खाना पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे बूझो कंफ्यूज हो रखा है, वो जानना चाह रहा है कि पिचर प्लांट तो ग्रीन भी है, उसमें फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, फिर वो फूड के लिए अपने क्यों इंसेक्ट्स पे निर्भर कर रहा है? उनको इंसेक्ट्स क्यों चाहिए, उनको क्यों खाना है? तो अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो आपके पिचर प्लांट्स होते हैं वो ऐसी जगहों पे निकलते हैं जहाँ पे पिचर प्लांट्स एक कोई एग्जांपल है इस तरह के इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का, और भी होते हैं डिफरेंट। तो ये ऐसी सॉइल्स में निकलते हैं जहाँ पे, जिनकी सॉइल्स में नाइट्रोजन बहुत कम अमाउंट में होती है। तो वो अपनी नाइट्रोजन, जो आप डिफरेंट मिनरल देख रहे थे उसमें नाइट्रोजन देखा था, उसकी फुलफिलमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी सॉइल में ना होता हो, तो इस वजह से यहाँ नाइट्रोजन कम प्रेजेंट होती है सॉइल में और वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है प्लांट उतना अमाउंट में। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। जब इंसेक्ट्स को खा लेंगे तो उसमें जो प्रेजेंट जो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स होंगे या अमोनिया होगा, उसको वो
निकाल के अपनी नाइट्रोजन की फुलफिलमेंट को करेंगे पूरा, ठीक है। फिर हम लोग अब सेप्रोट्रॉप्स देखेंगे। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? आपने कई बार मशरूम्स को देखा होगा कि जो मशरूम्स होते हैं आपके, वो आप लोग लेके आते होंगे अपने घरों में बनाने के लिए, उसकी सब्जी बनाते होंगे। या आपने कोई फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस देखे होंगे जो गीली मिट्टी में निकलते हैं, या कोई सड़ रही लकड़ी होती है उसके ऊपर आपने जो बरसात में आपने कई बार देखा होगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर निकला नहीं रहता है, कुछ ऐसा ऐसा कुछ अम्ब्रेला स्ट्रक्चर निकला होता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो पैचेस होते हैं, ये अम्ब्रेला लाइक पैचेस जो हैं अपने जो प्रेजेंट हैं, ये किस तरह के फूड पे डिपेंड करते हैं, इनको कैसे अपना न्यूट्रिएंट मिलता है, अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को ये किस तरह से फुलफ़िल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बूझो कुछ जानना चाह रहा है। इस तरह के जो आपने देखे ये मशरूम्स को देखा, या इन अम्ब्रेला नुमा जो आकार को देखा, इन सब पे एनिमल्स की तरह जैसे हम लोगों के पास माउथ होता है अपना खाना खाने के लिए, वो इस तरह का इन लोगों के पास माउथ प्रेजेंट नहीं होता है। और ये ग्रीन प्लांट्स के जैसे इनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी इनमें नहीं हो पाती। तो ये अपना खाना किस तरह से लेते होंगे? कुछ मोड्स जैसे हम लोगों ने देखे थे कि प्लांट्स में अपने ऑटोट्रॉफिक मोड होता है जिसके थ्रू वो अपना खाना ले रहे थे, और जो एनिमल्स होते हैं वो या डिफरेंट चीज़ों को जिनको हमने देखा कि वो किसी प्लांट पे प्रोडक्ट पे निर्भर कर रहे थे, उनका हेट्रोट्रॉफिक मोड हो गया, वो दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। क्योंकि फिर इसका जो मोड होता है वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, वो किस तरह से सेप्रोट्रॉप्स होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। अब आपको एक ब्रेड का एक पीस ले लेना है। कोई ख़राब ब्रेड आपके यहाँ अगर पड़ा है या पुराना हो चुका है, जो जिसकी एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है, उसको आप लोग ले लीजिए और उसको थोड़ा सा गीला कर दीजिए। फिर उसको कहीं पे छोड़ दीजिए 2-3-4 दिन के लिए। आप लोग अगर उसको छोड़ देंगे तो देखेंगे कि कुछ जैसे आपने ऊपर देखा ना, फ्लफ़ी पैचेस कुछ अपीयर होंगे कुछ इस तरह से। देखिए ये जैसे आप ब्रेड इसको 2-4 दिन के लिए छोड़ दोगे तो कुछ इस तरह के उसमें थ्रेड्स जैसे कुछ दिखाई पड़ेंगे आपको। तो ये जो निकले हुए हैं ये कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम लोग फंगी कहते हैं। इन्हीं को हम लोग फंगी कहते हैं। ये अपने न्यूट्रिएंट्स को इसी ब्रेड में से लेते हैं, इसी ब्रेड में से अब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशनल मोड होता है उसको हम लोग जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर, क्योंकि ये जब आपका ब्रेड है ये 2-4 दिन के लिए आप छोड़ दोगे, वैसे भी एक्सपायरी हो चुकी है, तो ये सड़ने लग जाता है। तो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर जो भी चीज़ निर्भर करती है, जो अपने न्यूट्रिएंट्स को वहाँ से डेड और डिकेइंग मैटर से गेन करती है, उसको हम लोग सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉफिक मोड को यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन के, उनको हम लोग सेप्रोट्रॉप्स कह देते हैं। अब आपके जो ये फंगी हैं ये ग्रो कहाँ कहाँ करते हैं? ये अचार पे भी ग्रो करते हैं, देखा होगा आपने। फिर ये लेदर जो होते हैं उस पर भी ग्रो करते हैं, क्लॉथ्स पे, या कोई भी आर्टिकल है जो छोड़ दिया जाता है किसी हॉट और ह्यूमिड वेदर में। जब बारिश का मौसम होगा तो आपने ज़्यादा देखा होगा कि फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा फंगस अवेलेबल हर जगह फैल जाता है। तो यहाँ पे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये लोग करते हैं। फिर जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो हवा में ही जनरली प्रेजेंट होते हैं। जब भी ये किसी सरफेस पे लैंड करते हैं जो वेट हो या वार्म हो, तो वहाँ पे ये सब जर्मिनेट कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहेली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज़ विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वर स्पॉइल्ड बाई फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके शूज़ पे भी फंगस, क्योंकि वो लेदर का बना हो सकता है तो उस पर भी फंगस हो सकते हैं, या क्लोथ का अगर बना होगा तो उस पर भी फंगस लग सकते हैं। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगी अपेयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में दरअसल आपका जो एटमॉस्फेयर होता है, जो आपका एयर होती है, वो काफ़ी ह्यूमिड होती है, काफ़ी वेट जो है मौसम रहता है। इस वजह से जो ये फंगल स्पोर्स थे आपके, ये आके इन सब चीज़ों पे लैंड करते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जर्मिनेट करते हैं और ग्रो करते हैं। अब बूझो कहता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसको एक बार बताया था कि उसकी वीट फील्ड्स जो उनके ग्रैंडफादर की थी, उसको किसी तरह के फंगस ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो वो जानना चाह रहा है क्या कोई जो फंगस होते हैं वो किसी तरह की कोई डिजीज़ भी कॉज करते हैं, क्या वो किसी तरह की डिजीज़ को भी फैलाते हैं? तो पहेली उसको बताती है कि जैसे कुछ फंगस होते हैं, जैसे यीस्ट हो गए या मशरूम्स हो गए, वो सब यूज़फुल होते हैं, वो अपने कुछ फूड प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज़फुल होते हैं। लेकिन कुछ तरह के जो फंगी होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं, प्लांट्स में भी, एनिमल में भी, और हम लोगों के अंदर भी कई सारे ऐसे फंगी होते हैं जो डिजीज़ को कॉज करते हैं। सम फंगी आर आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन। अब कुछ जो फंगी होते हैं वो मेडिसिन की तरह भी यूज़ किए जाते हैं।
अब कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो साथ में रहते हैं, जैसे कोई दो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने साथ में रह रहे हैं, उसमें वो करते क्या है कि कोई शेल्टर शेयर कर रहा है, कोई उसका न्यूट्रिशन को शेयर कर रहा है, कोई किसी चीज़ को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है कि वो वहाँ पे रह सके, और कोई दूसरा जो है उसको फूड से प्रोवाइड कर रहा है कि वो उसको खाना दे सके। ये रिलेशनशिप किस तरह की कहलाती है? इसको हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं, क्योंकि दोनों की सहमति, दोनों साथ में होके इस चीज़ को कर पा रहे हैं। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो कुछ फंगी जो होते हैं वो प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं, जैसे लेज्यूमिनस की प्लांट्स होते हैं, जो दलहन के खेत होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनकी रूट्स में कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं जिनको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज कह रहे थे ना, वो सब मैक्सिमम तौर पे अगर आप लोग देखें तो दलहन की खेतियों में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी रूट्स में रहते हैं। और जो जो प्लांट्स हैं उसको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो है उसकी रूट्स जो हैं उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रही हैं, और जो आपका बैक्टीरिया है जो वहाँ पे रह रहा है वो उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये लोग रह रहे हैं। अब कुछ ऐसा ही आपका लाइकेन एक ऑर्गेनिज्म होता है, जो उसमें एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है जिसको हम एल्गा कहते हैं। एल्गा में हम लोग देख रहे थे ना किस तरह से उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो कुछ ऐसे ये एक उसमें एल्गा प्रेजेंट होगा, एक पार्टनर उसका एल्गा हो गया, और दूसरा उसमें एक कोई फंगस रहता है। ये दोनों ही साथ में रहते हैं। जो फंगस होता है उसको वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, उस एल्गा को शेल्टर प्रोवाइड करता है, और मिनरल्स और पानी उसको प्रोवाइड करता है। उस जो फंगस है उस एल्गा को ये शेल्टर, वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है, और वापसी में एल्गा जो है उसको खाना प्रिपेयर करके देता है, क्योंकि उसके पास फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब हम लोग देखेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो किस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स थे आपने सॉइल से, जिस तरह से प्लांट्स ने ले लिए थे या डिफरेंट जगहों पे ये पहुंच चुके थे, ये किस तरह से वापस से सॉइल में पहुंच पाते हैं। क्योंकि अगर ये लगातार निकलते रहेंगे तो सॉइल भी तो डिफिशिएंट हो जाएगी ना इन न्यूट्रिएंट्स में, तो इन सबको वापस से तो वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा जिससे आगे लाइफ चल सके। तो इसके लिए जो आपने देखा होगा फार्मर्स को, वो अपने खेतों में फर्टिलाइज़र्स को स्प्रेड करते हैं या मैन्योर को स्प्रेड करते हैं। और जो गार्डनर्स होते हैं, या आपने पिछले जो सिक्स क्लास के किसी चैप्टर में आपने देखा था किस तरह से आप कंपोस्ट मेकिंग कर रहे थे, वर्मी कंपोस्टिंग आपने देखा था, इस तरह से बना के कुछ आप वापस से सॉइल में लगा रहे थे, प्लांट के सॉइल में आप उसको मिक्स कर रहे थे, जिससे प्लांट की ग्रोथ आपकी अच्छी हो रही थी। तो आप कर क्या रहे थे वहाँ पे? आप सॉइल को वापस से उन न्यूट्रिएंट्स से फुलफिल कर रहे थे। वो न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं आपके? जैसे नाइट्रोजन हो गए, पोटेशियम हो गए, फॉस्फोरस, ये सब न्यूट्रिएंट्स आप वापस से अपने सॉइल में डाल रहे थे, ऐड कर रहे थे। कई बार जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन को यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से सॉइल जो होती है आपकी वो डिफिशिएंट हो जाती है नाइट्रोजन में। फिर आपने देखा था किस तरह से नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है, लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं उसी फॉर्म में। जैसे वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं एटमॉस्फेयर से, उस तरह से वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। उनको नाइट्रोजन सॉइल के थ्रू किसी मिनरल के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसको मिलती है। अब ये जो सॉल्यूबल फॉर्म उस नाइट्रोजन का बन रहा है, वो उसको हेल्प करने, उसको बनाने में कोई एक बैक्टीरियम होता है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं डिफरेंट, उसमें कोई राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया आपका होगा जो उसको कन्वर्ट कर रहा होगा। यहाँ पे एजोटोबैक्टर भी आपका बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। ये सब नाइट्रोजन को फिक्स करके उस सॉल्युबल फॉर्म में क्रिएट करते हैं, जिसको प्लांट्स की रूट्स गेन कर सकती हैं, उससे एब्जॉर्ब कर सकती हैं। लेकिन ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, राइजोबियम हो गया या एजोटोबैक्टर हो गया, ये सब खुद का खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशन में ये रह रहे होते हैं। जो भी रूट्स होती हैं, ग्राम की हो गई, पीस की हो गई, या मूंग की हो गई, या बीन्स की हो गई, या जितने भी लेज्यूम्स के प्लांट्स होते हैं, इन सब में ये इनकी रूट्स में रहते हैं, और इनको नाइट्रोजन दिलाते हैं। अपना जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके ये सॉइल में नाइट्रोजन को मिक्स करते हैं, जिसके थ्रू प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। फिर प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स इन जो बैक्टीरिया हैं इनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे ये आराम से रहते हैं, और इनको खाना प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर होती है यहाँ पे। ये जो रिलेशनशिप है ये फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, क्योंकि इससे जो वो लोग फर्टिलाइज़र, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं नाइट्रोजन को फिलफिल करने के लिए उनकी सॉइल में, तो उसका उनको यूज़ कम करना पड़ता है। इस वजह से आपकी फर्टिलिटी भी अच्छी बनी रहती है सॉइल की। अब आपकी जो मोस्ट ऑफ द पल्सेज हैं, जितनी भी दाल होती हैं, वो कहाँ से निकलती हैं? वो लेज्यूमिनस प्लांट से ही निकलती हैं। ठीक है, दलहन के खेत जो होते हैं वहीं से मैक्सिमम आपकी दाल की जो प्लांट्स हैं उनको लिया जाता है। इस चैप्टर में आप लोगों ने देखा किस तरह से प्लांट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम प्लांट्स जो हैं वो
ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फिर कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो पैरासिटिक या सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं, ये इस तरह के मोड्स को भी यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन के। फिर ये जो होते हैं दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जो पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक थे ये अपना न्यूट्रिशन जो है किसी अदर ऑर्गेनिज्म से डिराइव कर रहे होते हैं। फिर जो एनिमल्स होते हैं वो सभी, जैसे एनिमल्स हो गए या हम लोग हो गए, ये सभी लोग जो है कैटेगराइज होते हैं किसमें, हेट्रोट्रॉफ्स में। इनको जो है किसी दूसरे के ऊपर निर्भर करना पड़ता है अपने खाने के लिए। अब क्या हम लोग जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हमने देखा था, जो पिचर प्लांट देखा था, क्या उसको हम लोग पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स कह सकते हैं क्या? क्योंकि वो भी तो निर्भर कर रहा है ना किसी इंसेक्ट के ऊपर। तो हाँ, उसको हम लोग पार्शियल हेट्रोट्रॉफ भी कह सकते हैं और पार्शियली वो ऑटोट्रॉफ भी होता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना फूड भी बना रहा होता है और इंसेक्ट्स को खा के भी अपनी न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट को पूरा कर रहा होता है। ओके, तो आज के हम लोग के कीवर्ड्स क्या थे? ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, हेट्रोट्रॉफ्स, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफिक, स्टोमेटा। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe.